15वां सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया वो 2022 और 2023 तक चल रहा है, अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। और RJS राम जानकी संस्थान के द्वारा इसे आजादी की अमृत गाथा के नाम से प्रस्तुत किया जा रहा है। और हम लोग 115वां, 16वां, 17वां और आज 18वां ये पूरा क्लब करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 3 दिन RJS पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव फैमिली ग्रेटर नोएडा में जो ऑटो एक्सपो का मोटर शो चल रहा है 13 से 18 जनवरी 2023 तक, उसे भ्रमण किया और लाल बहादुर शास्त्री और विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि भी दिया। हम लोगों ने उनकी कोटि कोटि नमन किया, उनकी बारे में चर्चा की। और दिल्ली का कंपोनेंट फेयर प्रगति मैदान में लगा हुआ है, वहां भी हम लोग 13 तारीख को गए थे एक दिन के लिए। तो 3 दिन वहां विजिट हुआ, तो 15, 16, 17 अंक वहां बना और 18वां अंक जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। तो एक तरह से हम लोगों ने 4 अंक 16वें ऑटो एक्सपो 2023 पर आधारित किया। वहां पर हम लोगों ने क्या क्या रिकॉर्डिंग करी, उसमें नितिन गडकरी जी को आप देख रहे हैं बैनर पे। नितिन गडकरी जी की रिकॉर्डिंग को सुनाई जाएगी, उनकी रिकॉर्डेड जो है पॉजिटिव स्पीच सुनवाई जाएगी। साथ में नीति आयोग के जो एडवाइजर हैं सुधेंदु सिन्हा जी, उनकी बाइट को सुनवाई जाएगी। और डॉक्टर हनीफ कुरैशी जी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में, और वेबिनार में भाग ले रहे थे जेम्स 2023 में, जो इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण पर आधारित था कि EV का जमाना आ रहा है, ऐसा वहां बताया गया। और आयोजकों में से दिल्ली के प्रगति मैदान में जो आयोजक एक्मे और CII और सियाम द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है भारत सरकार के सहयोग से, तो एक्मे के जो महानिदेशक हैं उनकी भी बाइट जो है वो सुनवाई जाएगी, विनी मेहता जी की। और प्रशांत के बनर्जी जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सियाम के, ये आयोजक संस्था है, तो उनकी भी बाइट सुनवाएंगे हम लोग। तो इन बाइट को सुनने के बाद RJS वेबिनार एंड इंटरेक्टिव सेशन रखा गया है, रिकॉर्डेड पॉजिटिव स्पीच ऑफ डिग्निटरीज एट 16th ऑटो एक्सपो 2023 मोटर शो एंड कंपोनेंट फेयर। तो मोटर शो जो है ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में चल रहा है, ये 18 जनवरी तक चलेगा। और कंपोनेंट फेयर आज का समापन है, आज शाम को ये समाप्त हो जाएगा जो प्रगति मैदान में चल रहा है। तो हम लोग इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। RJS फैमिली जो है वो आगे आएगी, बोलेगी, देखेगी और घूमेगी ग्रेटर नोएडा और प्रगति मैदान में। और हम लोग कोटि कोटि नमन करेंगे इस डिस्कशन के बाद। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी मनाई जाती है, उनको नमन करेंगे। और हम लोग नमन करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, तो पूर्व प्रधानमंत्री को हम लोग उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देंगे। और स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू जी की जो है वो जयंती है 15 जनवरी, तो उनको हम लोग कोटि कोटि नमन करेंगे। लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट। तो अब आगे टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि वो वीडियो शेयर करें और 1 by 1 जो भी डिग्निटरीज यहाँ पर बोलेंगे
उस पर आरजेएस फैमिली चर्चा करेगी, यानी खुली चर्चा होगी, क्योंकि अब आपके पास पूरा समय है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि हम लोग आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस को गुफ्तगू करेंगे और उस गुफ्तगू में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा और उसमें दीदेवार जी के नेतृत्व में वो कार्यक्रम किया जाएगा पटेल नगर में, दीदेवार जीवन ज्योति हॉल में। और नीचे और ऊपर जो है वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं कि आरजेएस फैमिली बैठकर 5-5 लोगों की टीम बना दी जाएगी और वो लोग वहां बैठकर सकारात्मक भारत उदय आंदोलन और जो ये आजादी की अमृत गाथा है उसको लेकर क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है उसको जानने समझने और उनके एक्सप्रेशन करने का वो मौका दिया जाएगा। तो गुफ्तगू नाम दिया गया है। और उसके बाद आप जानते हैं प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी 2 कार्यक्रम करेंगे। 29 जनवरी 2023 को हम लोग प्री बजट एक्सपेक्टेशंस को लेकर आ रहे हैं कि प्री बजट एक्सपेक्टेशंस आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया की क्या है। भारत के लोग जुड़ेंगे, वो लोग बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, कैसा बजट चाहते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हो जाएगा। और उसके बाद पोस्ट बजट का कार्यक्रम, उसके बाद बजट प्रस्तुत करने के बाद आरजेएस की आजादी की अमृत गाथा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग सुनते हैं पहले इस कार्यक्रम को, जिसमें सबसे पहले आएंगे आपको विनी मेहता जी, जो कि प्रगति मैदान में चल रहे कंपोनेंट फेयर आयोजक संस्था एक्मे के महानिदेशक हैं, डीजी हैं विनी मेहता जी। और फिर नितिन गडकरी जी मंत्री ने उद्घाटन किया था मोटर शो ग्रेटर नोएडा का, उनकी बाइट हम लोग सुनेंगे। तो एक बार टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि वो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। एग्जीबिशन है, ये 60,000 स्क्वायर मीटर के दायरे में है और 800 कंपनियां जो हैं यहाँ पे अपने बिल्कुल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रदर्शित कर रही हैं। और यहाँ पे 15 अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उनके पेविलियन लगे हुए हैं और 62 देशों से बिजनेस विजिटर्स हैं। तो एक तरीके से पूरा जैसे वो एक विश्व यहाँ पे भारत में उमड़ के आया है। और आप देखते हैं भारत सरकार का स्टार्टअप प्रोग्राम है। हमारा काम है कि किस तरीके से हम कंपनियों को, जैसे आप कह रहे हैं स्टार्टअप्स की बात करें, किस तरीके से हम स्टार्टअप्स को जो है जोड़ सकें हमारी इंडस्ट्री के साथ। तो एक हमारा टेक्नोवेशन का पवेलियन है जहाँ पे 25 स्टार्टअप्स अपने जो भी टेक्नोलॉजी हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले कर रही हैं। तो एक तरीके से काफ़ी उत्साह है, जैसा ही मैंने कहा, और तरह तरह के जितने भी इंडस्ट्री के जितने डिमेंशंस हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एकमा के महानिदेशक श्री विनी मेहता जी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद जी। अब टेक्निकल टीम इसको पॉज कर दिए और हम अब जानना चाहेंगे कि कोई एक आदमी आकर बताएं कि ये विनी मेहता जी कहाँ से बोल रहे थे, आरजेएस की पॉजिटिव मीडिया कहाँ रिकॉर्डिंग कर रही थी। कोई एक आदमी आकर बता दें। तो हम बताना चाहते हैं कि विनी मेहता जी डीजी हैं और कंपोनेंट फेयर जो है वो ऑटो एक्सपो का लगा हुआ है प्रगति मैदान में, और प्रगति मैदान में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने इनसे बातचीत की और वो आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर कितनी कंपनियां आई हुई हैं और वो आज मेला ये समाप्त हो जाएगा, ये जानकारी देना चाहेंगे। अब आगे वीडियो को शेयर कीजिए इसी तरह से, और नितिन गडकरी जी क्या कहेंगे उस पर आप लोग विचार व्यक्त करेंगे। जी टेक्निकल टीम। आजादी का अमृत महोत्सव
I now have the privilege of requesting and inviting our Chief Guest, Shri Nitin Gadkari, Honorable Minister of Road Transport and Highways, to give his address. Actually, this is the industry which is giving maximum GST to the state government and Bharat Sarkar. This is the industry which has already created 4 crore 50 jobs and which is equally important for the country. This is the industry which is really most important contribution of this industry for our growth. And now, before 2 years, I already declared that within 5 years, we want to make this industry, automobile industry, number 1 in the world. We have got the potential. You have got the potential, and I am seeing that the way in which we are developing the technology, the innovation, the research, I am very much confident about it. I am always telling to people important 2 philosophies. One is knowledge to wealth. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth in the future. And the second important thing which is also related with your industry, that is no material is waste, no person is waste. It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. Now today the finance minister has already declared about in the economic policy about the circulation economy. The scrapping is also an important thing. Even the waste tire, now I have requested the environment minister to allow import of waste tires. Already they give the permission. Because from waste tire, the rubberized bitumen, we are taking rubber powder and we are using in bitumen. The bitumen rate is 50 rupees per kg and rubber powder coming to 25 to 30 rupees per kg. And actually it is going to improve the quality of the road. So my request to all of you that in this circulation economy, how the industry is going to contribute, that is very important. Today, my request to all the people, particularly the stakeholders, that you can reduce the cost of your car or your scooters or everything by using this waste material, because it is going to reduce the cost of auto component by 30%. This is the time for all of you to cooperate that we need to reduce our import. We need to increase our export. Even in the electric vehicle, now I got appointed to launch a luxury sleeper coach in Bangalore. So beautiful. So now I request then that you should start business class luxury coach. Now in Europe, all air conditioned beautiful double-decker buses are there. If you can make on electric, it is a huge market. You can make the business class. Presently in India, we have got 150,000 buses. But my market sense is telling to me, because we want to encourage public transport. If you can make comfortably a public transport, air-conditioned buses, double-decker buses on electric, 100% the requirement in India is 10 lakh buses. That is the potential. We have the state corporation. Horn छोड़कर सब बचता है बस में. Now we need to change that. And it is to be proven now, the electric bus tender we have received, the non-AC bus for 39 rupees per kilometer and the AC bus is 41 rupees per kilometer. And diesel bus in Mumbai, the best is running, the cost is coming 115 rupees per kilometer. So just like London transport model, on the basis of that, I requesting all the manufacturers to start your own NBFC and you finance the buses. You will get through business. There is a huge potential. And by making good roads, the time will be very less. This is the time that you can exploit the situation and make the business. But the most important thing with the industry is your export is every time going to increase. Our two-wheeler industry, they are 50% of the production they are exporting. And even the big brands, reputed brands in the world,
They are making manufacturing in India. What the reason? Because of the cost of the production as compared with the other countries very, very less. They are getting more profits to making export from India. And that is the reason that they are making their manufacturing center in India. All the world reputed brands are now present. इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दिया गया है। बता दें, आजादी की अमृत गाथा का ये 118वां प्रोग्राम जो है वो 115, 16, 17 पर आधारित है। और 15, 16 का जो अंक है आजादी की अमृत गाथा का, ग्रेटर नोएडा में मोटर शो जो ऑटो एक्सपो का है, वहां पर जाकर पॉजिटिव मीडिया ने किया, जो वीडियो बनाई। और अब जो है यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों ने देश के लिए जो समय दिया है, टेक्निकल टीम, प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी, आकांक्षा और बिंदा जी, मोहम्मद इशाक खान, प्रफुल्ल सेठ जी बड़ोदरा से, सक्षम झुनझुनवाला, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हुए हैं, सुदीप साहू जी गाजियाबाद से, सुमन जी बिहार से, सुरजीत कोहली जी दिल्ली से और सरोज गर्ग जी नागपुर से। अभी इतने लोग जुड़े हुए हैं। तो अब ये वीडियो जो आप लोगों ने नितिन गडकरी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उनकी बातों को सुनने के बाद जो इनॉग्रेट किया था मोटर शो को ग्रेटर नोएडा में, अब उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने वेस्ट टू वेल्थ की बात की है और जो वेस्ट टायर्स हैं उनसे कैसे बिजनेस किया जा सकता है उसके बारे में बताया, ईवी के बारे में बताया, एसी बसेस पर उन्होंने जोर दिया, लग्जरी बसेस पे, क्योंकि उसमें भी बिजनेस बहुत है, और एक्सपोर्ट के बारे में कि टू व्हीलर का भी देखिए भारत की बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जो है वो इस फील्ड में आ रही हैं। तो अब इस पर हमारी आरजेएस फैमिली जो है वो अब क्या कुछ कहना चाहेगी नितिन गडकरी की बातों को? हम लोग नए नए प्रयोग 2023 में करने जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार को जगाना आरजेएस की प्राथमिकता है। सुरजीत सिंह कोहली जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए, माइक को अनम्यूट। जी सुरजीत सिंह कोहली जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए, माइक टच कीजिए, नहीं हुआ है अभी माइक। हाँ जी जी, और सीधा कर लीजिए, अपना सीधा कर लीजिए वो, यस थोड़ा और सीधा जी, यस ओके, गो ऑन सर। अभी हमें नितिन गडकरी जी को सुना और उन्होंने ट्रांसपोर्ट की बात करी है, वो चाहे स्कूटर हो, बस हो या कुछ भी हो। ट्रांसपोर्ट क्या चीज है? हमें अपने आप को या अपने किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए होता, और जो भी इस ट्रांसपोर्ट का व्हीकल बनाता है वो उस व्हीकल के सारे नियम उस बुकलेट के रूप के अंदर उस व्हीकल के अंदर रख देता है, चाहे वो एयरसी है या 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है। वो किसी भी ईंधन से चले, सीएनजी से चले, जैसे अभी वो दूसरे नए लेटेस्ट हाइड्रोजन पे चला रहे हैं, या पेट्रोल पे चल रही है या इलेक्ट्रिक पे चलेगी, उसके बारे में सब बता रहे थे। और हमें उसका ज्ञान इसलिए हो जाता है कि उसके बनाने वाले ने उसकी बुकलेट उसके अंदर रख ली है, और उस बुकलेट को हम पढ़कर उसको सहज चला लेते हैं। हम अपने द्वारा बनाई हुई हर वाहन के अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं, मगर हम अपने जीवन के ड्राइवर कब बनेंगे? ये हमारी जरूरत है, मगर जीवन का ये एक अंग है, एक पार्ट है जो हमारी आवश्यकता है, तो ये वो वाहन है। मगर दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर हमें जीवन का, अपने जीवन के शरीर रूपी वाहन को कैसे उसके चालक बने और हर जगह पर हम समय से चले। ये जो ऑटो चालक है, ऑटो इंस्ट्रूमेंट है या वाहन है, वो जब हमें जरूरत पड़ता है तब हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, नहीं तो वो आइडियल रहता है। मगर हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है, ये कभी आइडियल नहीं होता, हर पल चलता रहता है। तो हर पल हम इसके कैसे ड्राइवर बने, दीदेवार जीवन ज्योति में ये बताया जाता है। जिस प्रकार जिस व्हीकल के नियम है, साइकिल का नियम साइकिल पे चलता है, स्कूटर का नियम स्कूटर पे चलता है, गाड़ी का नियम गाड़ी पे चलता है, प्लेन का नियम प्लेन से चलता है। अगर समुद्री जहाज है तो उसका नाम अलग अलग है। इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी हर पल हर जगह पे नियम है।
हमारे रिश्ते में नियम है, हमारे खाने में नियम है, हमारे आगे बढ़ने में नियम है, हमारी सोच और विचारों में नियम। हम किसी और सोच के नियम को किसी और वो सोच में लगा देते हैं, इसलिए परेशानी और हमारे में दुविधा होती है और हम सहयोग नहीं दे पाते, बल्कि एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करते हैं। किसी भी एक वाहन ने, स्कूटर वाहन अपना जा रहा है, गाड़ी वाहन अपने जा रही है, स्कूटर और गाड़ी में आपस में कति प्रतिद्वंद्वा नहीं होते, वो ड्राइवर करते हैं। स्कूटर कभी गाड़ी से नहीं जलता, गाड़ी कभी स्कूटर से नहीं जलती, उससे फास्ट का अहंकार नहीं आता। हम अपने जीवन के अंदर अच्छे ड्राइवर ना बनते हुए हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए कहीं मोह कर लेते हैं और कहीं नफरत और द्वेष कर लेते हैं। दीदेवार जीवन ज्योति ऐसे ऑटो एक्सपो के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रही है कि अपने जीवन के कैसे ड्राइवर बने, और ड्राइवर अच्छा वही होता है जो अपने को ड्राइव तो सही करे मगर दूसरे की गलती से बचाकर उस रोड पे सही चले। अपने खाली उस वाहन को ही सही नहीं चलाना है, उसके नियम के अनुसार नहीं चलाना है, बल्कि दूसरे की गलती को भी सजग होकर उसको बचाना है, अपने आप को और सबको बचाना है, एक्सीडेंट ना हो, इस बात का है। यही तरीका हमें अपने जीवन के अंदर करना है कि हमारे साथ कोई दूसरा गलत कर भी रहा है, उसकी गाड़ी या विचारों के रूप के अंदर हमारे साथ नहीं चल रही, मगर हमने उसको अपने आप को बचाते हुए उससे भी कैसे बचाना है। कहीं ऐसा ना हो कि उस पर प्रतिस्पर्धा करते हुए जिसने गाली दिया हम गाली के उसके ऊपर तेज कर रहे हैं। नहीं, गाली का अर्थ जो है कि उसकी मनस्थिति ऐसी थी, उसने क्या है उसको भी सीखा लगाना है कि हम उसमें शांत रहकर उसको कैसे प्रभाव में ला सके। दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर अगर हम आज ऑटो एक्सपो के ऊपर देख कर चल रहे हैं तो हमारा जो अमृत गाथा है, जो अमृत महोत्सव है, उसको कैसे अमृत में करें। अमृत का अर्थ है हिंदी के अंदर जो हर शब्द के विपरीत शब्द होते हैं, दिन रात, गोरा काला, मोटा पतला, लाभ हानि, मगर जिस शब्द का विपरीत शब्द नहीं होता उससे पहले आ लगा के जाए तो विपरीत बन जाता है सहमति असहमति। अमृत शब्द भी है कि मृत जो है उससे आ लगा जाता है। अमृत मतलब हमारा विचार कभी मृत अवस्था में नहीं रहे, हमारे अमृत वो है कि हमारे विचारों के अंदर चल के हमारे व्यापार में चले, हमारे व्यवहार में चले और हमारे को एक दूसरे से करे, ये अमृत है। अगर हम इसको अपने जीवन के अंदर अपने करें तो अपने जीवन के सही रूप से हम चालक बन पाएंगे, और जो अपना अमृत रूपी चालक है वो अपना जीवन तो एक सही दिशा में लेके जाएगा, मगर आसपास का सहयोग से भी बचाकर दूसरों को भी प्रेरित करता हुआ सहयोग बनेगा। अगर हम आज 118वीं बना रहे हैं और 150 तक जाना है तो हम आज ये संकल्प और प्रण लें कि हम अपने अच्छे जीवन के अंदर भी ड्राइवर बने। गडकरी जी ने हमको दूसरे रास्ते बताए हैं कि सुविधाओं के साथ कैसे चले, उसमें हम प्रगति करें। उसके साथ साथ सरकार को अभी बताया है, हम उनको भी एक अपनी तरफ से विनती करते हैं, प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ जीवन का कैसे सुधर जो है करे, हमें सहयोग दें और हमारा सहयोग लें। इसलिए हम अपने समाज को, भारतीय समाज को एक अग्रणी के ऊपर लेकर हम जहां पर लेटेस्ट वाहन को ऊपर प्रगति कर रहे हैं, उससे हिसाब से हम अपने जीवन को भी एक प्रगति के रूप में जाएं। ये हमारा सबका सहयोग होना चाहिए और यही दीदेवार जीवन ज्योति का है। और इसी बात पे गोष्ठी को आने वाले 22 जनवरी को पटेल नगर ऑफिस के अंदर आप सबको आमंत्रित करते हुए इसी बात पे करेंगे। इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, 11 बजे सुबह से लेकर 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और थ्रू आउट जो है चाय पानी की व्यवस्था रहेगी। सर्दी का मौसम है, दिल्ली में ठंड बढ़ भी गई है और 1 बजे जो है लंच की व्यवस्था की जा रही है। तो आप लोग जरूर आइएगा, आप इनवाइटेड हैं। सभी आरजेएस फैमिली, पॉजिटिव मीडिया सभी इनवाइटेड हैं। तो नितिन गडकरी जी के बारे में जो अपनी विचार थे वो आध्यात्मिकता का पुट देते हुए दीदेवार जी ने दिया है। अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी, प्रफुल्ल भाई जुड़े हुए हैं और भी लोग जुड़े हुए हैं। तो प्रफुल्ल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। उदय जी धन्यवाद। आप 3 दिन ऑटो एक्सपो में गए, वहां पे पार्ट लिया आपने, आप प्रगति मैदान में भी गए और आपने ये जो समय अपना बिताया वहां से हमें बहुत लाभ हो रहा है क्योंकि हम नहीं जा पाए। आपने आज जो प्रोग्राम रखा है वो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे देश प्रगति कर रहा है वैसे प्रगति कंज्यूमर्स को भी करनी पड़ेगी। 4 चीजें नितिन गडकरी जी ने कही। एक तो उन्होंने कहा सस्टेनेबल मोबिलिटी का,
जिसमें जो प्रथम बात उन्होंने कही है वो रोड सेफ्टी की है। अब जब रोड सेफ्टी की बात आती है तो हम लोग आजकल जो रोड में देख रहे हैं उससे बहुत परेशान हैं। जो हादसे होते हैं रोड के ऊपर वो हमें दर्शाते हैं कि कुछ प्रगति इधर भी होनी चाहिए। सेकंड, उन्होंने कहा है वेस्ट टू वेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट। वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट वाली बात तो उन्होंने बहुत सुंदर समझाई। जो रबर टायर्स होते हैं यूज्ड, उसमें से जो बिटुमिन निकलता है उसमें रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज किया जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया उन्होंने। तीसरा जो दिया है वो फॉसिल फ्यूल, हमारे जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है, हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, तो उससे कैसे हमें कम करना है, तो उसमें ईवी की बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक। और चौथा जो बोला है वो बेटर रोड्स की बात करी। इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन बहुत जोर शोर से चल रहा है, बट हाउ टू मेक बेटर रोड्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसकी भी बातें हुई है। मैं सबसे पहली बात ये लूंगा अबाउट रोड सेफ्टी। ये क्या प्रॉब्लम है ये रोड सेफ्टी में इतनी जो हम लोग हर रोज देखते हैं, लापरवाही किसकी किसकी है? तो मेरे ख्याल से ये चारों चीजें जो नितिन गडकरी जी ने जो कही है उसमें चारों की भागीदारी है। सबसे पहले तो जो हकमा की बात है, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनको ध्यान रखना है कि उनके कंपोनेंट्स जेन्युइन हो। कॉस्ट अपार्ट, द कंपोनेंट्स हैव टू बी जेन्युइन। सो रास्ते में एक्सल टूटा, ये हुआ, छोटा मोटा कुछ हुआ, उसमें कुछ हादसा ना हो जाए। दूसरी बात जो है ऑटो एसोसिएशन मैन्युफैक्चरर्स जो है आपके सायाम, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि ऑटोज, अभी आगे 2 बैग्स थी, अभी गाड़ियां आ रही है 4 बैग्स होती है पीछे, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 पैसेंजर बैठते हैं, उसका क्या, 5वें का क्या? जो एकदम पीछे बैठता है एसयूवी में, वहां बैग नहीं है। ये चीजें जो है वो सेफ्टी के फीचर्स है, वो भी साथ साथ सोचना पड़ेगा। तीसरा रोल जो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का है, जो नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। लेकिन रोड्स जब बनते हैं तो रोड्स के अंदर, अभी जब साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट हुआ गुजरात में, तो बाद में पता लगा कि ये जो पर्टिकुलर टर्न है वहां पे जो आता है, ज्यादा हादसे उधर ही होते हैं। तो क्यों ना उसके लिए कुछ किया जाए, जैसे वो रास्ता बदला जाए या तो बाईपास किया जाए, वहां पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। खाली लगाना है नोटिस के वहां पे खतरा है, यहाँ पे रोड टर्न ले रहा है वगैरह वगैरह, पढ़ते नहीं है लोग। और चौथा कंज्यूमर का है। कंज्यूमर की तो जवाबदारी है ये कि ध्यान से चलाए। मैंने सुना कल एक प्रोग्राम में जिसमें नितिन गडकरी जी और अमिताभ बच्चन साहब भी थे। अब मैंने सुना उसके अंदर कि माँ बाप अपने 12 साल के बच्चे को गाड़ी की चाबी दे देते हैं और आदमी की जान गई। तो 18 साल के नीचे तो गाड़ी चलानी मना है, तो ये कैसे होता है? तो हमारी एज कंज्यूमर्स ऑल्सो, हमारी भी जवाबदारी बनती है इधर कि हम लोग इसमें ध्यान रखा करें। तो हम क्या कर सकते हैं इधर? ये आरजेएस पॉजिटिव और हमारी पब्लिक पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस वाला जो काम शुरू किया है आपने, और आज तो बहुत अच्छा काम चालू किया आपने, ये इंटरेक्शन चालू कर दी। मेरा ये सुझाव रहेगा कि हमारे जो जो अच्छे अच्छे सजेशंस हैं वो कंपाइल किए जाए और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भेजे जाए, क्योंकि ऐसे बजट का आएगा, उसके बाद प्री बजट आएगा, उसके बाद पोस्ट बजट आएगा। आपकी आगे की प्रोग्राम्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा ये सुझाव है मन्ना जी और बिजॉम दास से भी, और सब आप सबकी राय लेके। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सुदीप साहू जी जुड़े हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लेटर भेजते भी हैं, पहले भी भेजा था राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस का। सुदीप साहू जी आप हैं क्या? माइक। सुदीप साहू जी। मैं उपलब्ध हूँ।
हाँ मैं- सुधीर साहब जी, आपने प्रोफेसर ये प्रफुल्ल भाई की बातें सुनी। जी तो जी 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 निश्चित रूप से पीएमओ में इसका जो है एक डॉक्यूमेंटेशन आरजेएस वेबिनार का हवाला देते हुए और आप भेजिए और उसका फॉलोअप आरजेएस करेगी। जी 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 ठीक है। और नीति आयोग के बिल्कुल, भी हम लोग सुनाएंगे, नीति आयोग के भी जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे, मतलब जी। रिकॉर्डेड उनकी स्पीच सुनाएंगे हम लोग, सुधेंदु सिन्हा जी की, और बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर हनीफ कुरैशी जी की भी बाइट सुनाएंगे हम लोग। जी जी इन सब लोगों से मिल चुके हैं हम लोग। जी 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 प्रफुल्ल भाई, लेटर भेजा जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। मातरम। जी प्रोफेसर विजयन कुमार मिश्रा जी आएंगे क्या? जी हाँ, जी हाँ। जय हिंद सर, जय हिंद। जय जय हिंद। आपको उल्टा देख रहे हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है। हमारा वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, हम कैमरा ऑफ करके बात करेंगे। अच्छा, जी जी जी। ओके, इसी हमने सुना, हमको जो इमीडिएटली जो मेरे ध्यान में आ रहा है, आकर्षित हो रहा है, उन्होंने कंपेयर किया कुछ कॉस्ट का, कि कुछ कोटेशंस लिए हैं, और फॉर एयर कंडीशन लग्जरी बस 41 रुपीज, नॉन एयर कंडीशन 39 रुपीज, वगैरह वगैरह। सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक ना कोई रेगुलेटर बनाया है, ना कोई ऐसा कानून बनाया है कि कंज्यूमर्स को ये विश्वास हो कि वो जो कीमत दे रहे हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें प्रॉफिट है बट प्रॉफिटियरिंग नहीं है। ये विश्वास, ट्रस्ट कैसे हम लोग ला सके। और उन्होंने वही उदाहरण एक ही सांस में दिए कि बॉम्बे ट्रांसपोर्ट बेस्ट जो है वो 100 कुछ रुपया पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं, जो सब्सिडाइज हो रहा है ऑफ कोर्स, बट वो आपका या हमारा कर के पैसे से जा रहा है। मेरा ये कहना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज बीइंग सब्सिडाइज्ड, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी एफिशिएंट। आप अपना घड़ी सही कर सकते हो बस स्टैंड में खड़ा होकर, टाइम टेबल देखकर कि बस कितने बजे आएंगे, कहाँ के लिए जाएंगे, आप अपना घड़ी को उनके साथ सही कर सकते हो। जबकि हम लोग जब हम लोग बस स्टैंड में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग को पता भी नहीं लगता कि कब बस हमको सुनाई पड़ा था क्योंकि हम अनम्यूट हो गए थे। नहीं, आपकी बातें सुनाई दे रही थी। अच्छा, नहीं, क्योंकि टेक्निकल टीम हमको म्यूट कर दिया था, आई डोंट नो। अभी जस्ट, हाँ, वो बाकी लोगों का माइक के, आप ठीक है सर, आप ठीक है। सो मेरा यदि आप किसी को भी एक बिजनेस प्रपोजल देना चाहेंगे, सरकार को पहले नियम, कानून, नीति सही ढंग से लाना चाहिए। जब तक वो नहीं लाएंगे, कोई भी व्यक्ति अपना पैसे को रिस्क में नहीं डालना चाहेगा। और आज आप देख रहे हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जर्जर में, लॉन्ग डिस्टेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन आपको मालूम है बस का कंडीशंस क्या होते हैं, कुछ बहुत अच्छा अपकीप होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है कि कंज्यूमर कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और उत्साह दे सके। इसलिए आप देखोगे हमारे देश में लोग अपना गाड़ी से ही मैक्सिमम आना जाना करते हैं, वेदर इट इज 2 व्हीलर्स, वेदर इट इज 4 व्हीलर्स, वेदर इट इज ऑटो, तो हम लोगों को सोचना होगा इस बात को लेकर कि क्यों 2 व्हीलर्स इतने हैं पॉपुलेशन में। हम ये नहीं बोलते कि 2 व्हीलर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उसको तब रोड में लाना चाहिए जब आप
सपोजिंग परिवार के साथ जा रहे हो, आपको मालूम है हस्बैंड वाइफ है आप लोग पर्सनली कहीं जाना चाहते हैं अपने टाइम से, अपने मुताबिक, अपने मतलब कन्वीनियंस से, तो ठीक है, आप 2 व्हीलर निकाले और रोड में आप गए, तो उससे कंजेशन भी कम होगा। कई ढंग से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब व्यापक यूसेज होंगे। ये सारी चीजों को कोई नहीं उठाता है। हम सोचते हैं आरजेएस परिवार को इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि आप पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक रूपरेखा, नीति, एक कानून, एक रेगुलेटर लाइए ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स उसको उस ढंग से व्यापक रूप से एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनर से चला सके, ताकि लोगों में विश्वास हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम विश्वास कर सकते हैं। जैसे हमारे मेट्रो बहुत हद तक इसको फुलफिल किया है, और आप देखते हो कि मेट्रो में कितनी डिमांड बढ़ रही है सब जगह। लेकिन हम लोगों को इसको और एनकरेज करना चाहिए ताकि उनके स्टॉप्स इस ढंग के हो ताकि लोगों को ज्यादा पैदल नहीं जाना पड़े मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए। मेट्रो स्टेशन यदि आप पहुंचते हैं तो उसमें एस्केलेटर्स होनी चाहिए, लिफ्ट्स होनी चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति को सुविधा महसूस हो। तो ये सारी चीजों को हम सोचते हैं आरजेएस परिवार, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को पॉइंट बाय पॉइंट रिप्रेजेंट करना चाहिए। और अभी जो बजट के बारे में उदय मन्ना जी कहा है, हम चाहते हैं कि 29 तारीख को व्यापक रूप से आप लोग सब अपने जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको रिक्वेस्ट कीजिए भाग लेने के लिए संडे 29 जनवरी 11 बजे, ताकि हमको ये पता लगे कि लोगों का क्या अपेक्षा है बजट से, और यदि वो अपेक्षा है तो उसको लोग पूरा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बजट तो अनाउंस हो जाता है, हम लोग हर साल अपने एक्सपेक्टेशंस भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम देखे हैं वो एक्सपेक्टेशंस उस ढंग से फुलफिल नहीं होता है जैसे होना चाहिए। लेकिन पता नहीं लगता कारण क्या है। तो वो कारण हम लोगों को भी भागीदारी लेते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज में हम लोग केवल सरकार को दोषी ठहराए और उनको जिम्मेदारी दे। आज यदि नितिन गडकरी के साथ आप लोगों का परिचय हुआ और आपने उसको कवर कर रहे हो, तो आपको उतना क्षमता भी होनी चाहिए कि आप नितिन गडकरी के पास सामना सामनी जाकर अपना ज्ञापन दे सके उनको पर्सनली, एक डेलीगेशन के साथ, और उनको एक कह सके कि हमको एक नीति चाहिए, हमको एक रूपरेखा चाहिए, ताकि हम यदि बस स्टैंड में जाएं तो हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा रूट कहाँ जाएगा, कितने बजे जाएगा, कितने बजे पहुंचाएगा। हर जगह विदेश में आप चले जाइए, आप इसको देख पाएंगे, लेकिन हमारे देश में अभी तक है ही नहीं। जबकि हम 2045 तक मतलब वी वांट टू डिक्लेयर आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री यदि हम चाहेंगे और हम लोग अपना 100 इयर्स अमृत काल का सुख लेना चाहेंगे, तो रूपरेखा नीति का स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। हम यहीं पर अभी क्लोज करेंगे और अगला आप लोग सबको सुनने के लिए हम इच्छुक हैं, हम सुनना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर। आपने जो गाइड और मार्गदर्शन दिया है उस पर आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया दोनों मिलकर काम करेंगे। और सुदीप साहू जी, छोटा सा संक्षिप्त आप बताएं नितिन गडकरी के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नीति आयोग की भी बात सुनेंगे और हेवी इंडस्ट्री की भी बात सुनेंगे। सुदीप साहू जी। जी, नितिन गडकरी जी एक भारत के प्रगतिशील और आधुनिक सोच रखने वाले नेता हैं। भारत में जिस प्रकार की सड़कें हम आज आप देख रहे हैं, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो सपना देखा उसको साकार किया। आज आप हाईवेज के द्वारा बहुत ही जल्दी कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से जोशीमठ की दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो ऑल वेदर जो रोड बनाने का प्रोजेक्ट चला है, ये उसका भी परिणाम है।
प्लेन में रोड बनाए, अच्छी अच्छी बनाए, बहुत सुंदर बनाए, सब चलता है, लेकिन पहाड़ों की परिस्थिति को देखते हुए वहां पे विकास को उसी हिसाब से सीमित किया जाए कि आगे दुर्घटना ना हो। आज वो जोशीमठ दरक रहा है, धस रहा है और लोग बेघर बार हो रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने एक बात कही कि वेस्ट टू वेल्थ। अभी जैसे कि गाड़ी की पॉलिसी आ रही है कि गाड़ी को ब्रेक करेंगे, एक समय के बाद जो है गाड़ी को वो चलने नहीं देंगे, सड़कों पे आउटडेटेड हो जाएंगी, तो उनके जो पार्ट निकलेंगे और जो लोहा लंगड़ निकलेगा उसके अंदर, उससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं जो कि सस्ती भी पड़ेंगी। वो बता रहे थे कि 30% सस्ता पड़ेगा वो। और मैं ये जो टायर हैं, टायरों का भी प्रयोग के बारे में बताया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से तमाम बैटरियां बनेंगी, लाखों करोड़ों की संख्या होगी और वो बैटरी वेस्ट भी होंगी, लेकिन उन वेस्ट बैटरी का क्या किया जाएगा, उनको किस प्रकार से इस्तेमाल में लाया जाएगा, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वो एक हमारा बहुत ही जबरदस्त हैजर्ड बनेगा आगे चलकर। क्योंकि भारत की जिस प्रकार से मानसिकता है कि यूज करो और फेंक दो और इस्तेमाल मत करो, तो यही हालत बैटरियों के साथ भी होगा। तो हमें प्रगति के साथ साथ आने वाले विनाश को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बैटरी आगे चल के हमारे लिए कूड़े का पहाड़ ना बन जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, बहुत ही सारगर्भित और सार्थक चर्चा जो है शुरू हो गई है, और यही इस प्रयोग का आधार भी बना था कि हम लोग शायद अगर ऐसा करें तो सरकारों को जगाने का जो हम लोगों का पॉजिटिव सॉन्ग है, आपने बार बार सुना होगा, सरकारों को जगाने का, तो 2023 में वो प्रयोग जो है अब शुरू हो गया है। और जैसा कि मार्गदर्शन सलाह मिली है कि हम लोग नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर, या मतलब एक ये है कि इस तरह की चीजों को और आगे बढ़ाएं और उस पर गहन चर्चा करके और आरजेएस फैमिली की अनुमति लेकर कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, विचार विमर्श करने के बाद जैसे पीएमओ में एक लेटर भेजना, और है ना, वो पीएमओ में लेटर भेज दिया जाएगा और फिर हम लोग जब मंत्री जी से मिले, ये अलग अलग मंत्रियों से की भी चर्चा होगी इसमें, तो उनसे मिलकर हम लोग चाहेंगे कि जनता के हक में उनकी जो नीतियां हैं, नीतियां जो है जनता के पास ट्रांसपेरेंट तरीके से आए। तो ये बातें हो रही थी। अब टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि आगे इस चर्चा को वो आगे दिखाएं, रिकॉर्डेड वीडियो, और उस पर फिर चर्चा की जाएगी। आप लोग तैयार रहिएगा बातचीत करने के लिए। छोटी संक्षिप्त बातचीत करेंगे और विषय पर ही। आजादी की अमृत गाथा का ये अमृत महोत्सव में जन भागीदारी हो रही है। 115, 16, 17 जो कि मोटर शो और कंपोनेंट फेयर के बाद हम लोग पहुंचे। आयोग के एडवाइजर सुधांशु In buses, amazing. Mawa is sitting right there. She has been at the center of the feed. You know, we started with 5,450 buses that moved on. And what we could establish was amazing. That if the right model is adopted, right contractual model is adopted, probably the cost of, quite probably, definitely, the cost of buses were exhibited. The entire cost was found to be less than that of the diesel, CNG, and any of the other ones. That was amazing. When you say that you want to electrify the country, you bring about electrification of transport responsibly, that means a big thing. And we all know it all well, you see. Which industries survive? Industries that are committed to quality. Industries which are absolutely, they develop control over the supply chain. Industry that are globally competitive. Industry that is into ethical values. So an industry that is able to combine all four of them together, they are the only ones who survive. What should we do so that the transport is तो इस तरह से आपने सुना, सुधेंदु सिन्हा जी ने सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को ये आगाह किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है और उसे लेकर सभी लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। नेशन फर्स्ट, पूरे वर्ल्ड में भारत
का जो वाहन उद्योग है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जा रहा है। आरजेएस आज़ादी की अमृत गाथा का 116वां कार्यक्रम 12 जनवरी 2023 को ऑटो एक्सपो की थीम पर आधारित किया गया ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन मोबिलिटी समिट, ये सियाम द्वारा आयोजित किया गया। If you look at the production of the vehicles, it is more than 2.25 crores region. About 56 lakhs is exported, and the rest is the domestic sales. This is a huge पॉज करें। सुधेंदु सिन्हा जी की बातें हम लोगों ने सुनी। अब इस पर चर्चा हम लोग करेंगे कि किस तरह से सुधेंदु सिन्हा नीति आयोग में जो है वो एडवाइजर हैं और उन्होंने राइट मॉडल एडॉप्ट करने की सलाह दी जो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। मॉडल जो है वो किस तरह, ईवी के बारे में चर्चा की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उसका जमाना आ चुका है, तो कौन इंडस्ट्री जो है अब जो है व्हीकल इंडस्ट्री जो है सरवाइव करेगी, इस पर उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो अब आरजेएस फैमिली क्या कहना चाहती है, आप लोग आइए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जी। सुधेंदु सिन्हा जी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बातें करी हैं और नए नए तरीके के वाहनों के विषय में बात की, एथिकल वैल्यू की बात करी कि इंडस्ट्री को एथिकल वैल्यू का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार से वो हैजर्डस ना साबित हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कलकत्ता में ट्राम 150 वर्ष से चल रही है। क्या हम उस मॉडल को इलेक्ट्रिक के रूप में बेहतर ट्रांसपोर्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? हम नई नई चीजों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन हमारा जो पुराना मॉडल है सस्टेनेबल मॉडल है और वो ना तो पॉल्यूशन फैलाता है और कोई दिक्कत नहीं करता है और धीमा भी चलता है, तेज भी चलता है, कि जिससे दुर्घटनाएं भी नहीं होती। ट्राम की दुर्घटना आप कभी नहीं सुनेंगे कि ट्राम ने जो है टक्कर मार दी, इतने लोग मर गए। लेकिन जो बसें चलती हैं तरह तरीके की, ये तेज चलती हैं और ये दुर्घटनाएं भी करती हैं। तो मेरा तो एक मानना है कि जैसे दिल्ली जैसे शहर हैं जहां कोई चौड़ी सड़कें, दिल्ली के अंदर बहुत चौड़ी सड़कें हैं और सीधी सड़कें भी जा रही, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट चलती हैं, तो हम उन सड़कों पे ट्राम जैसी व्यवस्था क्यों ना करें? ट्राम चलाएं और ट्राम जो है बहुत ही इफेक्टिवली जो है आदमी को पहुंचा देती है एक जगह से दूसरी जगह और पॉल्यूशन भी नहीं करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सब कुछ तैयार है। हम नई नई बसें लाके नया वेस्ट जो है तैयार कर रहे हैं। तो हम ट्राम के ऊपर भी सोचें कि 150 साल से वहां चल रही है और विश्व के अनेक देशों में ट्राम चलती हैं। वहां के लोगों ने उसको पसंद किया है और लाइक करते हैं और चाहते हैं कि ये चले और उसके साथ उनका एक पुरानापन का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि नितिन गडकरी जी से भी चाहता हूं कि वो इस बात की ओर ध्यान दें कि ट्राम जैसे व्यवस्था को कलकत्ता में चल रही है, अन्य शहरों में भी सोचे इसके विषय में और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में बेहतर साधन साबित होगा कि कम पैसे में और सस्ते में जो है आदमी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। जी, जय हिंद। सुदीप साहू जी, नेक्स्ट आरजेएस फैमिली बोलने के लिए यहाँ मंच पे आए। उदय जी, can I raise one question? बड़ोदरा से प्रफुल्ल डी सेठ जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है। एक तो हम लोग की ट्रेडिशनल जो कारें हैं जो बैटरी से चलती है आज, और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, लेकिन जो मोटर गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो नई नई गाड़ियां मार्केट में आती है, उनको एक हाइब्रिड वैरायटी भी ले आती है। तो ये हाइब्रिड है क्या, नंबर 1। नंबर 2, इससे और डिलीवरी पीरियड जो चल रहा है आज, वो कितना लंबा होते जा रहा है, 6-6 महीने का होता जा रहा है। तो मुश्किल कहाँ पे है, कहाँ पे ये हो रहा है प्रॉब्लम? कैपेसिटी का प्रॉब्लम है क्या है, और ये हाइब्रिड है क्या? मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक तो नहीं है वो, तो ये हाइब्रिड बीच में आ गया, वो क्या है? जी जी, मैं समझना चाहूंगा आपके माध्यम से। जी 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 जी। वैसे तो यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन वाली भी कार जो है ना वो आनी शुरू हो गई हैं और हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। और हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर हनीफ कुरैशी जी क्या कहते हैं उसको सुन लेते हैं।
If you look at the production of the vehicles, it is more than 2.25 crores region. About 56 lakhs is exported and the rest is the domestic sales. This is a very huge number. The government of India is committed to making Indian automotive industry globally competitive, to make it as an export hub. India itself is a huge market, but we would also like the R&D, the prototyping, the testing, manufacturing, the entire value chain of the automobile industry to be set up. And we are moving in that direction. Coming to the electric mobility, speakers before me have identified that we have to reach the aim of net zero by 2070. And by 2030, we have to reduce our carbon emissions by 1 billion tons of emissions. Then the Panchamrit, which has been laid out by our Honorable Prime Minister, all the 5 goals of decarbonization. And we are on the road to that. And electric mobility is an important part of it. Till 5th of January, about 5.2% vehicles sold in India were electric vehicles. And this number has risen from last year, it was about 2.6%. So the growth has almost doubled in numbers. Of course, most of the growth is coming from two-wheelers. We produce a large number of two-wheelers, but then also in buses. The government of India has launched several schemes to promote the manufacture of electric vehicles in India. And one of them, the first one of them was the FAME scheme, the faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India. After FAME 1, some lessons were learned, and FAME 2, the phase 2 was launched in April 2019. The FAME scheme is a demand incentive scheme. So as you know that the price of electric vehicles is a little higher than the ICE vehicles. And upfront subsidies offered to the consumers so that the cost reduces. And FAME scheme is geared towards shared mobility, towards public transportation. So a lot of subsidy for buses. There was a large number of people use buses. And if you look at pollution levels in Delhi and also in the nearby areas, one of the aims is to reduce the emission levels in these big cities we have. So in buses, FAME offers up to 40% of the cost of the vehicle as subsidy. Up till now, about 7,000 buses have been subsidized under the scheme. And lots of them are on road. They are in various stages of coming. And I believe that in the next 1 year, all of these buses will be on road. And we have more plans to incentivize buses. Then, if we talk of public transportation, then electric three-wheelers. In three-wheelers, more than 50% of the sales are drawn from electric vehicles. ICE vehicles are little less than the number. In buses, about 17% are electric buses sold in India. But in three-wheelers, it is 54%. In two-wheelers, its number is less than 5%, but it's rising very rapidly. Last year it was half of it, about 2.5-2.6%. So we realized that demand incentive is one way to increase the number of electric vehicles. But the other way is when we surprise them. We must look at the manufacturers. How we can help the OEMs. तो अभी डॉक्टर हनीफ कुरैशी जी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने बताया। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में उन्होंने जो विचार दिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी प्रफुल्ल डी सेठ जी ने हाइब्रिड के बारे में पूछा था, तो ये जानकारी आई है हाइब्रिड कार के बारे में कि हाइब्रिड कार जो है वो एक साधारण कार की तरह ही होती है, लेकिन इसमें 2 इंजन का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, हाइब्रिड कार में 2 इंजन का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक पेट्रोल या डीजल होता है और दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर होता है। इस तकनीक को हाइब्रिड कहा जाता है। और ये 3 तरह की कारें जो है, पैरेलल हाइब्रिड कार
ये हाइब्रिड कारों का सबसे लोकप्रिय प्रकार है और इस तरह की हाइब्रिड कार को 3 अलग-अलग तरीके से चलाया जा सकता है, जिसमें सीधे इंजन से, सीधे इलेक्ट्रिक मोटर से और दोनों की मदद शामिल है। जबकि रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड कार जो है वो पारंपरिक इंजन को जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने के लिए उपयोग करती है। ये जनरेटर बैटरी को रिचार्ज करता है, इसका इंजन कार को कभी नहीं चलाता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। और प्लग इन हाइब्रिड, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस तरह की कार को इलेक्ट्रिक स्टेशन से बैटरी को चार्ज किया जाता है, साथ ही चलते चलते भी चार्ज किया जा सकता है। ये पारंपरिक हाइब्रिड कार तथा इलेक्ट्रिक वाहन के बीच में रखी गई है। तो इस तरह से हाइब्रिड कार के बारे में जो जानकारी हुई वो हुई। हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं, इसमें एक्सपर्ट को भी बुलाएंगे। आज जो है प्रायोगिक स्तर पर इस चीज को किया गया है कि हम लोग सरकार से कैसे डायलॉग कर सकते हैं। तो जो सरकार के मंत्री हैं, जो सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जो नीति आयोग के एडवाइजर हैं, उन लोगों को मतलब एक उनकी वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो जो कि पॉजिटिव मीडिया ने ऑटो एक्सपो के दरमियान में मिलकर और उन लोगों से मिलकर हम लोग और भी आगे इस चीज को बढ़ाएंगे। यानी कि सरकारों को जगाने का जो आरजेएस का पॉजिटिव सॉन्ग है वो अब आरजेएस के कार्यों में दिखाई देगा। तो आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो डॉक्टर हनीफ कुरैशी जी ने कहा उस पर चर्चा कर सकते हैं। I just want to add to what उदय मन्ना जी आपने जो कहा, हम उस पर ऐड करना चाहते हैं। जी, परमिशन है? Do I have जी the सर। Okay. Thank you. You see, the delay of delivery of cars, that was one of the questions raised by Praful Bhai. Am I right, Praful Bhai? जी सर। Yeah. So the major issue is supply chain management. You see, we are unable to cope up. आप एक तरफ डिमांड क्रिएट कर रहे हो और एक तरफ सप्लाई कर नहीं पा रहे हो कंपोनेंट्स के, एंड वी वर हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन आवर कंट्री। ये जो हाइब्रिड कार्स को चलाने के लिए जो मन्ना जी ने डिस्क्राइब किया, हाइब्रिड क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, किस ढंग से बनता है, कैसे चलता है, उसमें कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज होते हैं, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली, और उसका वर्ल्ड भर में शॉर्टेज है ड्यू टू द कोविड विच एक्चुअली एनगल्फ द होल वर्ल्ड। प्रोडक्शन गिर गया, शॉर्टेजेस हो गए, उनके डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, एंड वी वर हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना। So automobile industry in India suffered a lot due to such delays. And consumers, आपको मालूम है, वो जब पैसे लेकर पॉकेट में निकलते हैं मार्केट में, वो चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट मिल जाए जैसे हम चाहते हैं, तो कंपटीशन भी आ जाता है उस समय, एंड कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है क्वालिटी में। जो हम कई वक्ताओं को सुने, नीति आयोग के एडवाइजर नितिन गडकरी, सब लोग ये चीज को स्ट्रेस किया कि आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, और यदि आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करोगे तो कंज्यूमर्स आपको बहिष्कार करेगा। और इसी ढंग से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। थैंक यू। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन, प्रफुल्ल भाई? Oh, very nicely put. Every time, we do this, actually, from what our experts are saying here, every time we hear something, it raises more question in your mind then, and that takes you towards the solutions. So, I mean, this is a positive thinking again that we are trying to promote. Thank you, Vijayendra. Thank you very much. जी हाँ, और मुझे लगता है कि हम लोग इस माध्यम से उन मीडिया संस्थानों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि जो है वो सरकार तक जनता की बातों को कैसे पहुंचाई जाए।
क्योंकि अखबारों में छप जाता है, वो सरकार की बातें छप जाती हैं, लेकिन जनता की बातें कैसे सरकार तक पहुंचे। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि उस आरजेएस फैमिली की जो बातें हो रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं, जो नीति निर्माता है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। तो आगे टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि वो आगे की वीडियो शेयर किए, उसमें वोट ऑफ थैंक्स करते हुए जो आयोजक संस्था सियाम मोटर शो की जो आयोजक संस्था है, उन्होंने उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रशांत के बनर्जी जी, वो क्या कहते हैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, वो सुनते हैं। The commitment of Niti Aayog in policy formulation, the industry ministry's commitment in seeing the industry implementation of the policies, and state level Viman Varsa, the implementation of the last mile registration of the vehicles and road tax related issues are commendable. Mike, you are a friend of Siam and you are the leader. You have been attending various electrification related discussions, discourse, and you have been always helping us. So your presence actually adds value to the discussion. We are targeting first, the road safety is our priority for sustainable mobility, and you will be seeing action on road safety. But notwithstanding the sustainable earth requirement point of view, our initiatives, electrification, and of course hydrogen initiatives coupled with fleet modernization and recycling is seen in a 4 important decarbonization initiative. So one is electrification, which in Hindi national language translates Vidyutikaran. So today is the unveiling of the same initiative, and you will be hearing more under this key messaging. So we are extremely thankful to the August gathering present here, and you will be seeing the very electrified actions on the electrification journey of India. So we are very proud of your presence. Thank you very much. तो इस तरह से आपने जो सियाम द्वारा ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित जो है जेम्स 23 जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन मोबिलिटी समिट जो है उसको आपने सुना। वक्ताओं ने क्या कहा, विद्युतीकरण, मैपिंग इंडियाज पाथवे टू इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इन सब चीजों पे चर्चा हो गई है। अब आगे वीडियो को शेयर करें और उसके बाद हम लोग फिर बीच में ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक कुछ बात करेंगे। जी टेक्निकल टीम। लॉन्च हो रहा है ये ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में, मोटर शो में, 16th ऑटो एक्सपो 2023 13 से लेकर 18 तक है, और इसमें इस तरह से लॉन्च हुआ जिसे पॉजिटिव मीडिया टीम ने इसे कवर किया। अलग अलग कंपनियां थी जिनकी कारें लॉन्च हो रही थी। टाटा मोटर्स की भी आगे आप देखेंगे। इलेक्ट्रिक कारों का जमाना दिखाई दिया मोटर शो में। तो आरजेएस फैमिली घर बैठे ये नजारा देख रहे हैं आप। And the
the digital transition, energy transition, and supply chain transition. With its sculpted lines and iconic accents, you can also see that, of course, is the RX 500H, the F Sport Performance. Behind us there, you'll be able to see the RX 350H Luxury, which is the red color right there. I'm sure you'll have an opportunity to go have a look at it. So definitely make sure you do that. जय हिंद सर। जय हिंद। 16th ऑटो एक्सपो में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दबदबा है, लगता है कि आने वाले दिनों में सन मोबिलिटी भी इस तरह के लॉन्च करने से कुछ आशा रख रही है कि इसी का फ्यूचर है क्या वाहन उद्योग में? वाहन उद्योग में ईवी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। 2027 तक 50% वाहन जो टू व्हीलर्स में ईवी होंगे और थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर भी काफ़ी ईवी होंगे। सो सन मोबिलिटी आज ऑलरेडी 50 से 55 मिलियन किलोमीटर कर चुका है। दिन का आधा मिलियन किलोमीटर 5 लाख किलोमीटर चलाता है, तो बहुत अच्छा मार्केट है। अनंत बरजातिया जी, अगर इसकी जो चार्जिंग कॉस्ट है, आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर तभी है जब जो चार्जिंग का रेट है या बैटरी का जो है वो कुछ कम हो, तो उसके लिए कुछ हो रहा है क्या? सर बहुत काम हो रहा है। एंड आप देखें कि कॉस्ट बैटरी की बहुत नीचे आ गई थी 2020 और 21 को छोड़ के, बट आगे भी अब क्योंकि इंडिया में भी PLI स्कीम आ गई है तो सेल बनने लगेंगे तो बैटरी की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। सो उससे आप अगर देखें आज भी तेल के मुकाबले फिक्स बैटरी बहुत और सॉफ्ट बैटरी बहुत बहुत फायदेमंद है। आप उनको देखते हैं TCO टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के मुकाबले सॉफ्ट बैटरी इज द बेस्ट सोल्यूशन दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। लिथियम बैटरीज जो है क्या उन्हीं का फ्यूचर है? आज लिथियम आयन बहुत अच्छा है, बट आगे बहुत और नई तकनीक आ रही हैं, सो सबका काम चल सकता है। बट आज अगले 5-6 साल 10 साल तक तो लिथियम आयन का ही फ्यूचर है। अनंत जी, 16th ऑटो एक्सपो में जो आपने लॉन्च किया उसके क्या साइलेंट फीचर्स हैं? सो हमने आज 2 चीज़ें लॉन्च की हैं। एक बैटरी जो 45% ज़्यादा पावरफुल है हमारी एग्जिस्टिंग बैटरी से, एक ही 2.1 किलोवाट आवर का बैटरी है। एक चार्ज पे एक टू व्हीलर के अंदर ही 80 से 100 किलोमीटर तक जा सकता है। आपको 100 किलोमीटर का एक बार में रेंज 1 मिनट के अंदर आपने स्वैप किया और आप 100 किलोमीटर चला सकते हैं उसको। ईवी का समय आ गया है। ये जो चीज़ अगले 5 साल में आपको ईवी हर जगह दिखेगा, सो वो उसमें जन बढ़ के इसको उसमें साथ देने का कोशिश करें। धन्यवाद। तो सन मोबिलिटी की तरफ से अनंत बरजातिया जी ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर बताया है, निश्चित रूप से आने वाला कल जो है क्योंकि इको फ्रेंडली होने वाला है, इसके लिए RJS पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, जो तो आपने सुना कि जमाना जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का आ रहा है और इस पर RJS फैमिली ने ध्यान भी दिलाया कि जो डंप हो जाएंगे बैटरियां, हम लोगों ने लिथियम बैटरी पे एक वेबिनार भी किया था, शायद आपको याद होगा। लिथियम बैटरी पे एक वेबिनार किया था हम लोग। तो जमाना तो आ चुका है, लिथियम बैटरी आएंगी और डंप होने का जो सवाल है, कहीं कूड़े का पहाड़ ना इकट्ठा हो जाए, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत सरकार और पब्लिक की भी है, इस तरफ ध्यान दिलाने की। मेरे ख्याल से कुछ इसमें चर्चा करने की तो जरूरत नहीं लग रही। क्या कहना चाहेंगे? तो आगे अच्छी चर्चा हुई। जी,
अच्छी चर्चा हुई आज जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई। जी जी जी। तो इस तरह आपने देखा कि जो सन मोबिलिटी से बातचीत हुई है, आगे टेक्निकल टीम आगे बढ़ाए। कंपोनेंट मेला भी प्रगति मैदान हम लोग आए थे, वहां आरजेएस मीडिया फैमिली भी पहुंची थी, और जैसे उनो मिंडा यहाँ पर भी बातचीत हुई है। उनो मिंडा से आजादी के अमृत जैसा कि आप महोत्सव जानते हैं कि दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो जो 16वां संस्करण है उसका कंपोनेंट मेला लगा हुआ है। यहाँ पे उनो मिंडा का स्टॉल है और आप देख सकते हैं उनो मिंडा के जो प्रोडक्ट हैं, ये कंपोनेंट्स जो हैं। तो अब हम अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मिंडा इंडिया ने अपने कंपोनेंट्स में क्या कुछ खासियत लेकर आए हैं। तो आइए उनो मिंडा के निर्मल मिंडा जी से ही बातचीत करके जानते हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान ये जो मेला लग रहा है और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आज़ादी की अमृत गाथा का 117वां अंक जो है तो ऑटो एक्सपो के कंपोनेंट फेयर प्रगति मैदान में कर रहा है। तो निर्मल मिंडा जी बताएं कि आप स्वदेशी तकनीक को किस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं, कंपोनेंट्स की क्या खासियत है आपकी? नमस्कार। आज़ादी के इस महोत्सव पर मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहले ये आपका कार्यक्रम। और हम लोग एक स्वदेशी कंपनी है, 100% स्वदेशी कंपनी। हम लोगों का ये इंटेंट रहता है कि जो जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, उनको किस तरीके से स्वदेशी बनाया जाए। और सिर्फ सेमीकंडक्टर इंपोर्ट हो रहे हैं, और मुझे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो ये पैशन है, उनका जो जुनून है कि हमें अपना स्वदेशी भारत बनाना है, तो हम लोग पूरे ड्राइव हैं। और गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम निकाली है उसके माध्यम से ये लोकलाइजेशन और बढ़ेगा, और आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट धीरे धीरे इंपोर्ट को कम कर रही है, तो इससे हमको और प्रोत्साहन मिलेगा। और हम लोग निरंतर इस यात्रा में साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और एक दिन हम पूर्ण रूप से स्वदेशी भारत बनाएंगे। स्वदेशी गाड़ी, स्वदेशी मोटरसाइकिल, स्वदेशी 3 व्हीलर विदाउट एनी इम्पोर्ट। जी, और आपने जो स्लोगन दिया है कि ड्राइविंग द न्यू एम्बिशन फॉर इनोवेशन, और तो ये इनोवेशन किस तरह से R&D पर जो काम नहीं होता है, खास करके जो एक्सीडेंट प्रोन जो है एरिया हैं, सड़कें हैं, तो उनको बचाने के लिए कंपोनेंट्स की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो उसमें R&D कितना काम करता है और उससे लेकर आप कहाँ तक आगे आए हैं? हम लोगों के पास कुछ 750 लगभग लोग हैं R&D में, कुछ 300 पूना में, बाकी चेन्नई में, गुड़गांव में, एंड यूरोप में, जर्मनी में। और ये सब लोग मिलकर के ये देखते हैं कि किस तरीके से सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट हो। और हमारी टेक्नोलॉजी रहती है पेस के माध्यम से, पर्सनलाइज और एडास और ऑटोमेशन, एंड देन कनेक्टेड और इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इनके माध्यम से हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा कस्टमर को सुविधा मिले और सेफ्टी के रूप के अंदर में कोई एक्सीडेंट ना हो। एडास जो टेक्नोलॉजी आ रही है ये सेफ्टी को बहुत बेटर करेगी, और सरकार भी इसके अंदर में बहुत प्रोत्साहन कर रही है कि सेफ्टी और एनवायरनमेंट के ऊपर में पूरा तरह से ध्यान दिया जाए। और हम लोग सब साथ मिल करके काम कर रहे हैं। और ये जो हमारा आज़ादी का महोत्सव हो रहा है, इसमें सब मिल के एक दूसरे के साथ काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। और हम शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे कि आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आयोजक के द्वारा जो है उसके दरमियान ये प्रगति मैदान में मेला लग रहा है, उन्होंने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को याद किया है। पूरे भागीदारी है उसके साथ, भागीदार हैं। और इसी तरह से देखिए स्वामी विवेकानंद जी भी युवाओं के लिए जो संदेश दे गए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राह्मण्य बोधत, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत के, उनके लिए भी एक मैसेज है कि लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो तब तक आप आगे बढ़ते रहिए। तो इस तरह से निर्मल मिंडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव को भी आपने याद किया। तो मैं ऐसा बता रहा था कि इस तरह से जो तकनीक है उसकी हाईटेक जानकारी जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर, विजिटर्स और जो भी तमाम कंपोनेंट लवर्स हैं वो आकर ले रहे हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में जो 16वां ऑटो एक्सपो का कंपोनेंट फेयर चल रहा है उसमें आरजेएस फैमिली भी आई हुई है, और लोगों ने इस फेयर को देखा भी है, और बहुत सारे वाहनों के कल पुर्जे हैं वो प्रदर्शित किए गए। तो आरजेएस फैमिली क्या कहना चाहेगी, आइए प्रतिभा दीक्षित जी से जानते हैं। सबसे पहले आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और भारत माता की जय। तो जैसे हमारा पॉजिटिव मीडिया का एक टैगलाइन है कि सकारात्मक भारत,
तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे आके जो देखा है, जो मैंने अपनी आंखों से जो कोशिश की गई है कि एक्सपोज करने की, तो जो भी गाड़ियों से या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक चीज, यानी कि छोटे से एक पुर्जे को कैसे किसी तार से जोड़ा जाता है, वो तार जो होता है उसको तक यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक नज़ारा दिखाते हैं कि 2 से 5 जो नया हॉल प्रगति मैदान में बना हुआ है उसमें ये कंपोनेंट्स का मेला लगा हुआ है। इसके साथ ये जानकारी देंगे कि 16वां ऑटो एक्सपो का मोटर शो जो है वो प्रगति मैदान में नहीं है, वो है एक्सपो मार्ट जो ग्रेटर नोएडा में है वहाँ लगा हुआ है। और 13 से 18 तक आप जा सकते हैं वहाँ पे, नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के पास है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान आप आना चाहें तो फ्री शटल सर्विस है गेट नंबर 10 से जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है, और इसके अलावा जो आपका 4 नंबर गेट है वहाँ सामने पार्किंग करके भी आप गेट नंबर 4 से आ सकते हैं। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये हॉल नंबर 5 का दृश्य आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे तमाम तरह के विजिटर्स, डेलीगेट और जो कंपोनेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो देश भर के यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये नज़ारा है, दिखाना चाहेंगे कंपोनेंट्स फेयर का जो प्रगति मैदान में है। ये 15 जनवरी तक आप देख सकते हैं 2023। इस तरह के कंपोनेंट्स आपको डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नई नई तकनीक की जानकारी जो है आप बताने वाले लोग भी हैं, कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विजिटर हैं, विजिटर भी देख रहे हैं लोग इन उत्पादों को और जिसे जो चाहिए उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और एक इंटरेक्शन का भी सेशन हो रहा है। I don't know which category of the vehicles you are talking, but what we are talking about is you will have this condenser unit, you have a radiator unit. The radiators is used for the traction motor cooling, not only for the traction motor what cooling. Kilowattage? We talk about kilowatt capacity for the traction motor starting from kilowatt in heat rejection or kilowatt in terms of power. This is for what heat dissipation? What is the capacity? You can go from heat dissipation of 2-3 kilowatts to around 20-25 kilowatts. So the maximum capacity for this radiator is 22? This goes to 20 kilowatts. Okay. And similarly for the condenser. तो इस तरह से नई नई जानकारी जो है वहाँ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं कंपनियों के वो यहाँ पर दे रहे हैं। ये इंटरेक्शन जो है अपने आप में ज्ञान की वृद्धि करता है और कंपोनेंट्स के बारे में अच्छी तरह से जो नई तकनीक आई है उसके बारे में जानने का भी अवसर होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा एसी हॉल है और इसमें कंपनियों के उत्पादों के डिमॉन्स्ट्रेशन किए गए हैं, जिसकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पर जो कंपोनेंट्स के ट्रेडर्स हैं और विजिटर्स भी जो जानना चाहते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। एक बार फिर से बताना चाहेंगे मोटर शो जो है वो ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में लगा हुआ है और 13 से 18 जनवरी 2023 तक आप देख सकते हैं। ये दिल्ली का प्रगति मैदान है जहाँ पर कि कंपोनेंट्स फेयर लगाया हुआ है। तो कंपोनेंट्स के बारे में जिसे भी जानकारी चाहिए वो प्रगति मैदान में आ सकते हैं 12 से 15 जनवरी 2023। ये जानकारी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, आरजेएस वाणी द्वारा दी जा रही है ताकि हमारे भारत में जो लोग भी, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इस तरह अरेंजमेंट किया जाता है और इस तरह की जो तकनीक है उसको देखने का, जानने का एक नज़दीकी रिश्ता बनता है। नज़दीक से आप इस तकनीक को देख सकते हैं। कुछ बताना चाहेंगे अपने कंपोनेंट्स के बारे में? हमारे कंपोनेंट्स तो वाटर पंप है जो कि ट्रैक्टर और ट्रक के लिए हम बनाते हैं और हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट यूएसए में है। जी, पहली बार आए या पहले आते रहे हैं? नहीं, ये पहली बार पहले आए हैं। तो बताएं आपकी क्या उम्मीद रहती है इस तरह के फेयर से?
नहीं, हमारी उम्मीद यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री से जितना कि आप इसके लिए कुछ अलग चीज लेकर आए हैं जो पूरे इंटरनेशनल फेयर में दिखाएं? हमारी प्रोडक्ट तो वैसे बनाते हैं लोग, पर हमारी रेंज जो है वो एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट के लिए, तो ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी होती नहीं। जी जी, तो इस तरह के मेले में क्या उम्मीद होती है कि बायर्स वगैरह की? बायर्स आउट ऑफ इंडिया जितने ज़्यादा हो हमारे बिजनेस के लिए उतना अच्छा है। और इस तरह से जो मशीनें हैं उसको देखने का मौका कंपोनेंट फेयर में मिलता है। गाड़ियों के अंदर लगे हुए कंपोनेंट यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। ये सबसे बड़ी खासियत कंपोनेंट फेयर की होती है, इसलिए कंपोनेंट फेयर में लोग आते हैं, देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, बातचीत होती है और यहाँ से बिजनेस जो है आगे प्रमोट होता है। जय हिंद। हम लोग आज़ादी की अमृत गाथा का ये 116वां कार्यक्रम ऑटो एक्सपो थीम पर कर रहे हैं और ख़ास करके जो ईवी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इको फ्रेंडली होते हैं और आने वाले युग का भविष्य ये हैं। तो सभी भारत के भाई बहन ये मान लें कि आने वाला जो युग है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। और बहुत सारे जो वाहन निर्माता थे उन्होंने ये बताया कि जो बैटरी है आने वाले दिनों में सस्ती हो जाएगी, ऐसी रिसर्च हो रही है। एक अलग आवाज आ रही है कुछ। हाँ, तो ये वीडियो देखा आपने और अगले कार्यक्रम की घोषणा भी प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी ने कर दी है, दीदेवार जी ने भी कर दी है। और 22 जनवरी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम दिल्ली में होगा, फिजिकल वर्चुअल दोनों होगा। और वर्चुअल जो बैठक है बजट एक्सपेक्टेशंस पर 29 जनवरी को, और उसके बाद बजट पेश होने के बाद पोस्ट बजट पर भी बातचीत की जाएगी। तो अब ये बताएं, ये आरजेएस का जो प्रयास था वो आप लोगों को कैसा लगा कि घर बैठे ही आपने मोटर शो को भी देखा, मंत्री को भी सुना, नीति आयोग को भी सुना, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी को भी सुना, आयोजकों को भी सुना, आरजेएस फैमिली को भी सुना आपने। तो ये प्रयास जो किया गया वो आपको कैसा लगा और इसमें और क्या आप लोग चाहते हैं वो बताएं। जी शाह खान जी। हाँ, मैं भी पहले सोच नहीं पा रहा था कि ये एक्सपो, ऑटो एक्सपो से हम क्या सीख पाएंगे, लेकिन बहुत कुछ जानने सुनने को मिला। और ये आपने ही मुझे प्रोत्साहित किया था कि ये ऑटो सर्विस से ही सारा कुछ जुड़ा हुआ है मसला, जो भी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन सबने अपने अपने इंडस्ट्री की बात की और जाम पर किसी ने बात नहीं की कि इसके लिए क्या सड़क के कुछ नियम में बदलाव होने चाहिए या ड्राइविंग सिस्टम में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अभी विदेशों की भी चर्चा हुई इसमें कि वहां पर जाम नहीं लगते, वहां पे बड़ी त्वरित तरीके से वहां का संचालन होता है परिवहन का, लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं हो पाता है। अभी प्रोफेसर बिजन सर ने ये इस बात को उठाई है और कचरे की बात को उठाई है ये साहू जी ने। और ये जो देर की बात एक बाद में जोड़ी गई कि हाँ व्हीकल मुहैया कराने में जो देर हो जाती है। अभी मैं गांव से आ रहा था तो ट्रेन पे ये चर्चा मैं सुन रहा था कि दिसंबर में उन्हें व्हीकल मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया, वो जनवरी में मिलने वाला है। और जनवरी में मिलने के कारण उनका 55,000 का और बढ़ गया उनका रेट। तो ये परेशानी हो रही थी, इस तरह की चर्चा मैं सुनते आ रहा था, तो इस पर भी बातें हुई हैं। और ये जो सड़कों पर जब रैली वगैरह निकलती हैं तो इसमें काफी जाम लग जाता है, बहुत नुकसान होता है। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई एग्जाम देने जा रहा है, इस तरह से काफी नुकसान होता है। तो क्यों ना एक सड़क का नियम कुछ हो कि कोई लेन स्पेशली उसमें छोड़ दिया जाए जिससे कि जो इमरजेंसी
वाहन हो उनको वहां से निकलने दिया जाए। कुछ इस तरीके के सिस्टम की आवश्यकता है, और खास तौर पर जाम को लेकर के। और बहुत कुछ सकारात्मक बातें हुई हैं, ऐसे हम सब मिलकर के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सांस्कृतिक पर्व भी है ये माघ संक्रांति मेला, इसके भी हम सबको बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको भी बधाई और सभी आरजेएस फैमिली को भी मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। मकर संक्रांति पर्व जो है वो किसी राज्य का नहीं, पूरे देश का ये है, और अलग अलग नामों से मनाया जाता है। अलग अलग, कभी आप देखेंगे तो ये अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में ये पर्व मनाया जा रहा है। नेक्स्ट मुन्नी कुमारी, डॉक्टर मुन्नी कुमारी पटना के प्रभारी हैं। डॉक्टर मुन्नी कुमारी माइक अनम्यूट करके आ जाइए। डॉक्टर ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी जुड़े हैं, सरोज गर्ग जी, सुमन कुमारी जी, शंकरलाल चौरसिया जी, शायद आप पहली बार जुड़े हैं। शंकरलाल चौरसिया जी, आप आएंगे वीडियो में? शंकरलाल चौरसिया जी, शंकरलाल चौरसिया जी। उदय मन्ना जी, हम कुछ बोलना चाहेंगे 2 मिनट। जी सर। जी सर। जी सर। हाँ, आप जिनका नाम पुकार रहे हैं शंकरलाल चौरसिया जी पहली बार आए हैं, तो मैं चाह रहा था कि वो वीडियो में आ जाते। जी 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 सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, हम केवल एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं कि ये जो अभियान हम लोग शुरू किए हैं, इसको व्यापक रूप से कैसे हम लोग प्रचार कर सके। नाउ नंबर 1 इज, आप इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव मैनर से यूट्यूब में डाल रहे हैं। हमको नहीं मालूम आप उसका ट्रैक रख रहे हैं कि नहीं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कौन सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इसका कोई विश्लेषण हो रहा है क्या? आपको सुनाई नहीं पड़ रहा? माइक मन्ना जी, माइक माइक जी। मैं बताना चाहूंगा, प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी जो आरजेएस के एडवाइजर हैं, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट है, बहुत ही सही, इसको कहते हैं सही पकड़े हैं। बिजन मिश्रा जी सही पकड़े हैं, और हम लोगों का ध्यान जो है वो आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से एक दिशा ले रहा है। आज के कार्यक्रम से भी राष्ट्रीय संयोजक को बहुत दिशा मिली है। दरअसल क्या है कि हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते नहीं हैं। अगर वो पॉजिटिव है, सार्थक है, तो उसको हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आरजेएस सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का उद्देश्य है। तो आपने जैसे कहा टीआरपी वगैरह के बारे में, तो अभी टीआरपी हम लोग टीआरपी के लिए जो स्टोरीज होती हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप की चली जाती हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा रोक रहे हैं। लेकिन फिर भी एक वीडियो जो मोटर शो की हुई है, उसकी 550 व्यूज आई हैं। 550 व्यूज जो है वो अपने आप में दिखाती है कि हम लोग आगे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 550 व्यू एक वीडियो के बता रहे हैं। वैसे हम लोग जो वीडियो लोड किए हैं, लगभग 15 के लगभग वीडियो मोटर शो और कंपोनेंट फेयर की लोड किए हैं, और ये वीडियो और डबल ट्रैक पे जा रही हैं। पहले केवल आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे जाती थी, अब जो है डबल ट्रैक पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी यूट्यूब जो है वो ब्लॉक कर देता है, किसी कारणवश अगर उसको नहीं समझ में आया तो कभी कभी वीडियो ब्लॉक करता है और उसकी फिर लंबे प्रोसेस हो जाती है। तो हम लोगों ने स्टैंड बाई जो है वो तैयार किया है, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस। तो उस पर भी सेम जो है वीडियो जा रही है, जो भी ये लाइव हो रहा है यूट्यूब का, वो न केवल इस पर बल्कि आप उस पर भी जाकर आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस पर भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। और हम लोगों को बहुत आसानी हो रही है, जब हम लोग एग्जिबिटर्स से मिले या विजिटर्स भी मिले तो वो लोग पूछते हैं ये कहाँ हम देख सकते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि आप अपने मोबाइल में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ट्यून कीजिए, आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया सर्च कीजिए और सबसे ऊपर लेटेस्ट रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और नहीं तो ऑटो एक्सपो लिख देंगे तो मिल जाएगी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ऑटो एक्सपो। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत ही आसान काम हो रहा है लोगों को ये बताने में
कि वो देखना चाहते हैं तो कहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अब जब हम लोग प्रगति मैदान में जैसे बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर लग रहा है, उस दरमियान में हम लोग सब्सक्राइबर भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोग सब्सक्राइबर केवल आरजेएस फैमिली तक सीमित थे और हम लोग सब्सक्राइबर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब सब्सक्राइब करने के लिए बुक फेयर जैसे ऑटो एक्सपो था, इसमें भी कर सकते थे। तो अब हम लोग उस तरफ ध्यान देंगे और हम लोगों की कुछ वीडियोस जो हैं वो 150 से ऊपर के आंकड़े आए हैं जिनको लोगों ने देखा है। तो एक तो वीडियो 550 है जो कि बहुत ही एक्सीलेंट कहा जाएगा आज के दौर में। लोग जब बिजी हैं फिर भी वीडियो देखी गई है और बाकी की 150 से ऊपर की आई हैं। ये बताना चाहेंगे। मेरा केवल एक ही सुझाव है जी कि एक ऐसा कुछ वीडियो बनाइए जी जो 2-3 मिनट में लोगों को उत्साह दिला सकता है कि वो हम लोगों के केवल वेबसाइट नहीं या आपका ब्रॉडकास्टिंग हाउस केवल नहीं विजिट करें, बट वो चर्चा में भाग भी लें। जी जी जी। और उनको ये इनविटेशन दीजिए, क्योंकि कई लोग को जानकारी नहीं है कि हर संडे को 11 बजे हम लोग मिलते हैं। इसका प्रचार होनी चाहिए हमारे हिसाब से। एक प्रोमो तैयार करवा लेते हैं। जी 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 जी, वही एवरी संडे का प्रोमो। क्योंकि एक आपका ही जो संस्था है जो हमको हमारे नजर में आज के लिए, आज तक मतलब हमारे जो नजर में है, हम लोग छोड़कर ऐसा कोई संस्था हमारे नजर में नहीं है जो हर संडे को 11 बजे मिलते हैं। भले 5 आदमी मिलते हैं, लेकिन हम लोग मिलते हैं जरूर। इसको प्रचार कीजिए कि विदाउट फेल वी आर देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस and also make you a part of the family to think positively every Sunday at 11 o'clock. जी, इसमें एक जी जी गो अहेड। जी सर, इसमें एक जो समस्या है हम लोगों की, आरजेएस फैमिली जो है वो बोलने में थोड़ा बहुत पीछे है। ये हम लोग कोई अभियान चलाना पड़ेगा। नहीं, हम आपसे पूछे ना, हम आपसे पूछे कि आपने कोई स्टडी किए हैं कि क्यों वो लोग बोलना नहीं चाह रहे? स्टडी कीजिए। नहीं सर, उनको पूछिए, उनने नहीं, उनसे पूछिए, इंडिविजुअली पूछिए ना, क्वेश्चन पूछिए ना अलग से, अलग से। या एक परिचर्चा एक संडे को 11 बजे इसी पे रखिए। हाँ सर, वो गणतंत्र दिवस का गुफ्तगू जो है वो गुफ्तगू इसी पर आधारित किया जा रहा है। वो स्पीच का कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। मतलब एक टेबल पे 5 लोग बैठे। 2-3 उदाहरण दे सकते हैं। एक तो हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि कई लोग बोलना नहीं चाहेंगे जब तक आप उनको नाम से नहीं पुकारेंगे, जैसे आप पुकार रहे हैं जी। यदि वो जुड़े हैं, वो ये अपेक्षा रखता है कि आपके एडमिन या आपके जो टेक्निकल टीम है वो आपको अवगत कराएं कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं और उनको नाम से पुकारिए। नंबर 1 जी। नंबर 2 जैसे आप कर रहे हैं अभी। नंबर 2, यू सी यू हैव टू मेक इट कंफर्टेबल। अब जैसे सुजीत सिंह जी को आपने बुलाया जी, उनको एक मौका मिला बोलने का, तो उन्होंने अपना जो स्पिरिचुअल मैसेजिंग है उसको वो विस्तार से कन्वे किया। तो वो जैसे आप जब भी हमको बुलाएंगे हम कंज्यूमर के पक्ष का बात करेंगे और उस ढंग से बात करेंगे कि कंज्यूमर का एंगल आए उसमें तो इस ढंग से हर एक आदमी को आपको हर एक मतलब जो भाग लेते हैं पार्टिसिपेंट्स को ये मौका देना चाहिए कि वो अपना डायमेंशंस को खुलकर बोल सके, शर्माए नहीं। कई लोग शर्माते हैं जी, अरे हम क्या मालूम क्या बोल देंगे, क्या गलत शब्द बोल देंगे। नहीं, उनको ये महसूस कराना है कोई गलत शब्द नहीं है, जो भी आप सब सोचते हो उसको खुलकर बोलो। ये परिवार की बात है, इसमें कोई बाहरी आदमी नहीं है और ऐसी भी नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा बेढंग का प्रचार करेंगे आपका वाक्य को लेकर। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाई।
लेकिन एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, आज का मॉडल अच्छा रहा, आज का मॉडल अच्छा रहा। संक्षेप में ये कहना चाहेंगे हम, आज का मॉडल बहुत ही अच्छा रहा। अब इसको कैसे आप लोगों तक पहुंचा सकेंगे, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव गॉट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयर हम लोग सबको कुछ ना कुछ आइडिया, रिसोर्स, किसी ढंग से आपको सपोर्ट करना है इसको आगे ले जाने। जी, और सरकार तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो जो है वो काम आएगी, हम लोग कोशिश करेंगे। और सुदीप साहू जी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि पीएमओ को वो लेटर भेजें जिसमें आरजेएस वेबिनार की चर्चा करते हुए और जिन लोगों ने विचार व्यक्त किया है उनके नामों की चर्चा करते हुए कि हम लोग जो है वैसा संक्षेप में जी हाँ, एक पन्ने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई नहीं पढ़ेगा। जी जी, सुदीप साहू जी प्लीज इसको आगे बढ़ाइए। और डॉक्टर मुन्नी कुमारी प्रभारी जो है पटना की, वो जुड़ी हुई हैं लेकिन अभी तक आई नहीं है। मैं चाहूंगा कि वो आए और 2 शब्द बोलें। जी सर, डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, जय हिंद। सबसे पहले की मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल के शुभ अवसर पर मैं आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों को स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन करते हुए और शुभकामना देती हूँ सर। और आरजेएस परिवार को इसके लिए शुभकामना देती हूँ कि ऑटो एक्सपो जो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में लगा हुआ है, इसके सौजन्य से सर, आरजेएस परिवार के सौजन्य से नए नए टेक्नोलॉजी से लैस जो ऑटो गाड़ियां, मोटर व्हीकल्स वगैरह आई है, उसको एग्जिबिट कर करके, उसके एग्जीबिशन को पूरे लोग, मतलब पूरे भारत के जितने लोग हैं, कम से कम जहाँ तक पहुंच है आरजेएस परिवार की, उसको दिखाया जा रहा है। उससे हमारी जानकारी बढ़ी है, हमारी पहुंच बढ़ी है। हम बहुत खुश हैं सर। और आरजेएस परिवार का जो ये सकारात्मक अभियान है, ये चरेवेती चलते रहना चाहिए। इसके लिए शुभकामना देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, और ये एक और शंकर सक्षम झुंझुनवाला, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी जुड़े, सरोज गर्ग जी, आप लोग आना चाहें? सब लोगों का नाम मैंने ले लिया है। यहाँ झुंझुनवाला जी परिवार से जुड़े हुए हैं, सुमन कुमारी जी भी जुड़ी, और सरोज गर्ग जी कंफर्टेबल है तो आप आ जाइए, मिल लीजिए। सरोज गर्ग जी, नागपुर से सरोज गर्ग जी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार जी। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। मैंने हमारे माननीय नितिन गडकरी जी को तो नहीं सुन पाई क्योंकि नेट का प्रॉब्लम चल रहा था यहाँ। सरोज गर्ग जी, वीडियो भेजा हुआ है ग्रुप में, आप देखिएगा। ये पूरी वीडियो जो है और लाइव भी है, दोनों मिल जाएगी आपको। जी जी जी। और आप कुछ लोगों का मैंने सुना भी था व्हीकल के ऊपर। कुछ मैं कह सकती हूँ कि एक्सीडेंट की जो बात है उस पे आजकल की यंग एज युवा वर्ग जो चलाता है वो बहुत भयंकर चलाता है। उनका कुछ ना कुछ रोकथाम होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई तो ऐसा रूल नियम लागू हो कि ताकि वो लोग इतना उन्हीं का नुकसान होता है कि उन्हीं के एक्सीडेंट हो जाते हैं और माँ बाप देखते रह जाते हैं। दूसरी बात, एक और ट्राम की बात की थी, वो बहुत अच्छी थी कि ट्राम हमारे देश में जरूर आनी चाहिए। तो बहुत अच्छा साधन है ट्राम का। तथा व्हीकल तो इतने बढ़ गए हैं और नए नए एक्सपोज हो रहे हैं, नए इन्हीं व्हीकल्स ने तो हमारे देश में लाइन लगा दी है, सड़कें बिल्कुल घेर ली हैं। आदमी पैदल चलना तो बिल्कुल भूल सा जाता है। इतने व्हीकल हमारे कंट्री में चलते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो या गांव हो। इवन गांव तक में व्हीकल पहुंच गए हैं, 4 व्हीलर। बाइक की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो उनकी वजह से जो रश हो जाता है, जिसकी वजह से सुबह का आदमी जाना, ऑफिस जाना, इन सब में कितनी परेशानी होती है, ये सोचने की कोशिश ही नहीं करता है कोई भी। दूसरे जो रैलियां निकलती हैं, नेता 1 सेकंड में के लिए निकलेंगे लेकिन 2 घंटे पहले वहां का रोड जाम बंद कर देते हैं। आप बताइए ऑफिस जाने वाला आदमी कैसे जाएगा? ये सब बातें हैं छोटी छोटी सी जो सरकार को ध्यान देनी चाहिए। आम जनता तो बेचारी क्या करे, जो फॉलो करती है वो करती है। जी, धन्यवाद।
धन्यवाद। नमस्कार। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये पीएमओ तक जो है वो सुदीप साहू जी भेजे लेटर। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम पूर्व प्रभारी पटना ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को आमंत्रित करते हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए। शंकरलाल चौरसिया जी, अगर आप आ सकें तो आपको बार बार बुला रहे हैं। हेलो जी, हेलो शंकरलाल चौरसिया जी, वीडियो में आ जाइए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही है। हाँ, शंकरलाल चौरसिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने जी अभियान शुरू किया है। आरजेएस फैमिली को बहुत धन्यवाद। मेरा ये सजेशन है कि सड़कों पर जो मैनहोल बनते हैं इस सड़क पे, तो बरोबर संडे होते हैं मैनहोल, वीडियो में दिन के बाद में थोड़ा गड्ढा बन जाता है, उसके बाद भी उसको ठीक कर देते हैं, तो नहीं रहता है ठीक है मैनहोल। आवाज आ रही है। मैनहोल मेंटेन ठीक से किया जाए। शंकरलाल जी, आपकी वीडियो मतलब आवाज पूरी तरह से नहीं आ पाई। नहीं दिख रही हो मम्मी आराम से। ना मम्मी। हेलो। हाँ, साफ नहीं जैसे। शंकरलाल जी, चलिए आप टच में रहिएगा, जहां जहां से लिंक मिला है वहां पर अपना नंबर शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग जुड़ पाए, क्यों आवाज नहीं आ रही है पूरी तरह से आपकी। जी शंकरलाल जी, आगे फिर हम लोग हर रविवार 11 बजे से जुड़ते हैं शंकरलाल जी, अगर आवाज पहुंच रही है तो आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद जी। और धन्यवाद ज्ञापन से पहले प्रफुल्ल भाई को आमंत्रित करेंगे। प्रफुल्ल भाई ने मोटिवेट किया इस कार्यक्रम को करने के लिए, उन्होंने मोटर वाहन पर ध्यान दिलाया और हम लोग चूंकि कवर कर ही रहे थे तो प्रफुल्ल भाई के विचारों को सुनने के बाद फिर हुआ कि हम लोग इस पर ऐसा एक नया प्रयोग भी कर सकते हैं। जी प्रफुल्ल भाई, आप अगर हैं तो। हाँ, मैं आ गया हूँ। जी जी, जय हिंद, जय हिंद जी, जय हिंद। इस तरह से प्रफुल्ल भाई आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जैसे जो अनुभवी लोग हैं, आपका जो अनुभव का खजाना है वो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को न केवल पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस देकर आपने मार्गदर्शन दिया, बल्कि और भी तरीके से जो आप सोचते हैं उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आपने का जो अनुभव है वो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को बहुत दिशा दे रहा है, मैं ये कहना चाह रहा था। धन्यवाद, धन्यवाद जी जी। तो इसी तरह से बने रहिए और समय भी निकालते हैं आप लोग, हम लोग सभी कम से कम आधे घंटे का समय जरूर रखें, 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में दर्शन जरूर दें और आरजेएस फैमिली से मिलने के ख्याल से आप लोग जरूर ध्यान रखिए। और गुफ्तगू का प्रोग्राम अनाउंस कर देते हैं, 22 जनवरी को पटेल नगर में दीदेवार जीवन ज्योति हॉल है, उसमें हम लोग गुफ्तगू करेंगे, टेबल टॉक करेंगे और वहां पर नीचे और ऊपर दोनों है, नीचे बेसमेंट है लेकिन ऊपर जो हॉल है उसमें भी टेबल लगे रहेंगे, उसमें 5-5 लोग जो है मिलकर गुफ्तगू करेंगे और इसी पर कि हम लोगों की जो वीडियो जारी होती है उसमें कितने कमेंट आ रहे हैं, इस पर हम लोग जो है ना चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से आप लोग वीडियो में वेबिनार में बोलने के लिए तैयारी करते हैं, वो उन सब चीजों पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे। 22 जनवरी 11 बजे से फिजिकल वर्चुअल दोनों होगा। दूसरी बात ये है, वहां कैमरा राउंड में चलेगा, पैन होगा, जहां चर्चा हो रही है हमारी टेक्निकल टीम जो है वो हर टेबल पर वो वीडियो ले जाएगी, बारी बारी से उसमें क्या बातचीत हो रही है बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए उन बातों को हम लोग जो हमारे भाई बहन अलग अलग राज्यों में हैं उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत क्या हो रही है, आप डायरेक्ट सुन सकते हैं। और तो ये बहुत ही अच्छा रहा, प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, उन्होंने प्रेरित किया है, अभी हमारी वीडियो कितनी लोग देख रहे हैं
तो हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे, सब्सक्राइबर पे भी ध्यान देंगे। हम ग्रुप में जोड़ने के लिए भी अभियान चलाएंगे जिससे कि संख्या बढ़े। तो ज्यादा न कहते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को आमंत्रित करते हैं। ऑटो एक्सपो लगातार वेबिनार में जुड़ते रहे हैं, 82 क्रॉस करने वाले हैं। साधक और डॉक्टर एम प्रकाश झुनझुनवाला जी आमंत्रित है। वोट ऑफ थैंक्स। वंदे मातरम। जय हिंद। आज का ये प्रोग्राम बहुत सुंदर हुआ। हमने एक्सपो के प्रगति मैदान के आरजेएस परिवार के सदस्यों को भी विजिट करते हुए उनके विचार सुने और एग्जीबिशन करने वाले लोगों को भी विचार सुने। हमने अपने भाई बहनों के उत्कृष्ट विचार भी इस विषय में सुने। ट्रैफिक के मामले में मृत्यु दर बढ़ते जा रही है। इसके अंदर हम लोग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, जबकि एक्सपो से मालूम हुआ कि हमारी टेक्निकल टीम, हमारे एक्सपर्ट, हमारे मैन्युफैक्चरर ऑफ कार एंड व्हीकल्स आर वेरी sincere and expert to look into the safety of the driver. Driver must be आध्यात्मिक होना चाहिए। ये हमने दिदेवाल साहब जी से अच्छी तरह से समझा। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही बिजोन मिश्रा जी ने जो हमारी तरक्की के लिए हमारे विचारों को के शुभ फल को जन जन तक पहुंचाना, यही हमारी आध्यात्मिक साधना का पक्ष है। आध्यात्मिक साधना। और आज संक्रांति के दिन हम सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज हम अपने दक्षिण पथ से उत्तरायण की ओर घूम रहे हैं। अर्थात हमारी नीति, हमारी सोच आज बदलने के लिए तैयार है। और ये आज से नहीं, जुगों जुगों से होते आ रहा। और ये हमारे देश के हर कोने में अलग अलग नाम से अपनी अपनी संस्कृति और व्यवहार के अनुसार हो रहा है। मैं उन सब को भी धन्यवाद ज्ञापन आज के दिन करना चाहूंगा कि वो हमारे साथ भी जुटकर हमारी साधना का कमी है। हमारे पास साधक होने की जरूरत है। हम साधक नहीं बनते हैं, रोड पर चलते हैं तो हम साधक नहीं बनकर हम एक दूसरे की गलतियों को देखते हैं और अपने को बचाते हुए जाने की कोशिश करते हैं। न खुद किसी को बचाते हैं, न खुद नियम का पालन करते हैं, न किसी को नियम का पालन करने का अवसर देते हैं। इस तरह से साधना की कमी है। तो हमारा आरजेएस परिवार साधना के पक्ष में आगे विस्तृत हो रहा है। इसकी साधना बढ़ गई है। सोच बदलने की जरूरत है, उसके लिए ज्ञान की जरूरत है। व्हीकल के माध्यम में, ट्रैफिक के माध्यम में के संबंध में हमने बहुत कुछ सरकारी पक्ष से, वैधानिक पक्ष से, प्रशासनिक पक्ष से और जनता से और जन लोक भुक्तभोगी ट्रैफिक समस्याओं और लाभ के भोक्ताओं से भी हमने विचार सुने। यह इस तरह का कार्यक्रम के लिए उदय मन्ना जी ही सबों के बदले धन्यवाद के पात्र है मेरी समझ से। और हमारी साधना आगे बढ़ गई है। हमें सोच को के अनुसार हमें ज्ञान चाहिए, तभी हम ज्ञान के अनुसार अपना निर्णय लेते हैं और जो निर्णय लेते हैं उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, साधक बनते हैं। अतः हमें साधक बनने का लिए एक अवसर दिया। हमने एक्सपो में भी देखा कि लोग
पार्क्स बना गए हैं, देसी पार्क्स बना गए हैं, वो देश के ही भलाई के लिए नहीं है, वो विश्व स्तर के लिए उपयोगी हैं। लेकिन हमें उस पात्र से बनी हुई कार को चलाने के समय हमको अपना भी नियम का, साधना का नियम का पालन करना अनिवार्य है। अगर हम ठीक से साधन करेंगे तो नहीं होंगे। अभी बहुत सी ऐसी गाड़ियां आई हैं जिनमें सेफ्टी मेजर इस तरह का है कि बड़े से बड़े एक्सीडेंट में भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सेफ रह सकता है, लेकिन फिर भी मर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े लोग, महापुरुष, महाकार्यकर्ता भी इसमें अपनी जान दिए हैं। ये कारण है साधना की कमी। साधना के नियम का उल्लंघन करने से इस तरह की सारी सुविधाएं रहने पर भी हम उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। इस संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम में भागीदारी सभी भाई बंधुओं को, सहयोगियों को और सकारात्मक हमारी टेक्निकल टीम को और हमारे PBH पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हाउस का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और मेरी आशा है कि हम अगर साधक बन जाएं, जीवन रक्षक हमारा साधना का एक लक्ष्य होता है, तो हम सब काम में हर जगह हमारी सफलता होगी। तभी हम विश्व के लिए अग्रणी, विश्व के अग्रगामी धावक होंगे और विश्व हमारे पीछे दौड़ेगा। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी बंद करना चाहूंगा और इंतजार करूंगा बेसब्री से और सब्र के साथ भी कि यह समय साधकों का देश बने, गुरुओं का देश बना हुआ है। हमारे हर एक व्यक्ति गुरु हैं और हर एक व्यक्ति के गुरुत्व के कारण ही हमारा ज्ञान विकसित हो रहा है और हम ज्ञान के क्षेत्र में अन्य देशों से भी आगे हैं, लेकिन साधना के क्षेत्र में हम पीछे हो गए हैं। मैं पुनः साधक वर्ग का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आज इस वेबिनार में भाग लेकर अपना सहयोग और अपना समर्थन मुझे दिया है। और मैं आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से ही लोगों तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि फिजिकल माध्यम व्हीकल वगैरह आज के समय में हमारे शहर पटना में संभव नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है जब भी लोग जितना सावधानी से रोड पर पैदल चलते हैं वो ही एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। कारण कि चारों तरफ से साधना के नियम का, ट्रैफिक के नियम का अवहेलना जानबूझकर समझते हुए लोग करते हैं। जय हिंद, जय सच्चिदानंद। जय हिंद, जय भारत, जय सच्चिदानंद। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने वोट ऑफ थैंक्स में सभी लोगों को कहा है कि साधना जो है वो बहुत जरूरी है और साधना के लिए हम लोग जो साधना कर रहे हैं उसमें जुड़कर 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो आजादी की अमृत गाथा का ये 118वां अंक जो है वो मोटर शो, ऑटो एक्सपो मोटर शो और कंपोनेंट फेयर को मिलाकर 115, 116, 117 जो कि 3 दिन हम लोग 2 दिन मोटर शो में और 1 दिन कंपोनेंट शो में रहे और आयोजकों से बातचीत किए और 118वां अंक में हम लोगों ने उनको वो किया। तो अब इस वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। टेक्निकल टीम का भी हार्दिक धन्यवाद। और मकर संक्रांति की जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, पूरे देश को एक सूत्र में ये दक्षिणायन से उत्तरायण की तरह सूर्य भगवान जो है गमन कर रहे हैं और मकर संक्रांति का पर्व जो है उसकी आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग हर रविवार को जरूर मिलें और हर रविवार के अलावा अब जो सह आयोजक चाहें
तो वो किसी भी दिन राष्ट्रीय संयोजक से बातचीत करके समय निर्धारित करके कर सकते हैं, क्योंकि 6 अगस्त निर्धारित है और चूंकि किताब प्रकाशित करनी है और एक सोविनियर निकालना है, तो जुलाई का महीना उसके लिए है। जुलाई में सिर्फ 24 जुलाई को कार्यक्रम होगा, सकारात्मक भारत उदय दिवस। और इसके अलावा हम लोग जून तक कोशिश करेंगे कि आजादी की अमृत गाथा के लगभग कार्यक्रम 148 तक कर लें या 48 तक कर लें, 47-48 तक कर लें, और 150वां अंक 6 अगस्त 2023 को निर्धारित है जय हिंद जय भारत का। तो तब तक के लिए अगले रविवार को आप लोग 22 जनवरी को जो दिल्ली में है, एनसीआर में है, वो कोशिश करें कि वहां पहुंचे। पटेल नगर में दीदेवार जीवन ज्योति हॉल, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास ही है, गेट के पास ही है, और वहां बहुत ही आसानी से आप पहुंच सकते हैं। गुफ्तगू का कार्यक्रम है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।